एक नई और मासूम सी दिखने वाली नन सिस्टर मारिया एक पुराने कॉन्वेंट यानी एक पवित्र और धार्मिक स्थल में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और उसे एक नया मोड़ देने आती है। लेकिन जैसे ही उसके कदम उस पवित्र स्थल के अंदर जाते हैं, वहाँ कुछ अजीब और भयानक घटनाएं घटने लगती है, मानो उस पवित्र स्थल की दीवारें उससे कुछ कहना चाह रही हो। और जैसे जैसे वो उस पवित्र स्थल के राज को समझने लगती है, उसका अपना धार्मिक विश्वास टूटने लगता है। वहाँ कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल पावर यानी अलौकिक शक्तियाँ उसके आसपास घूमने लगती हैं, जो ना कि सिर्फ उसके जान बल्कि उसके पूरे विश्वास को खतरे में डाल देती है। तो चलिए इस अलौकिक शक्तियों और इसके पीछे छिपे भयानक राज को समझते हैं। हेलो दोस्तों, हॉलीवुड पॉपकॉर्न में आपका स्वागत है। हमारे आज के कहानी का नाम है इमैक्युलेट। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़े और पुरानी सी कॉन्वेंट के अंदर एक नन को प्रे करते दिखाया जाता है, जो काफी डरी हुई थी। जिसके बाद वो जल्दी से अपना सामान पैक करके पास की एक दीवार पे एक चेतावनी लिखकर उसको फोटो से छिपा देती है। और फिर वो मदर सुपीरियर के कमरे में जाकर वहां से मेन गेट की चाबी को चुरा लेती है, जिसका मतलब साफ था कि ये नन यहाँ से भागने वाली थी। पर जब वो मेन गेट के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है, तभी अंदर से 4 काला लिबास पहने नन्स उसे पकड़कर वापस अंदर ले जाते हैं और इस कॉन्वेंट से भागने की सजा के तौर पर उसे काफी टॉर्चर किया जाता है। फिर उसके बाद उसे जिंदा ही कॉफिन में दफना दिया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक नन है और उसका नाम सिस्टर मरिया है। सिस्टर मरिया एक यंग और इनोसेंट वुमेन है, जो अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर अमेरिका से इटली के एक कॉन्वेंट में शरण लेने आई थी। यहाँ से स्टेशन पे एक शख्स आकर मरिया को पिक करके उसी कॉन्वेंट में लेकर जाता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। कॉन्वेंट के अंदर जाते ही वहाँ की सीनियर में से एक मदर सुपीरियर मरिया का वेलकम करती है और साथ ही काफी अजीब तरीके से मरिया की तारीफ भी करती है। जिसके बाद मदर सुपीरियर सिस्टर इजाबेल को मरिया का कमरा दिखाने को कहती है और जब ये दोनों जाने लगते हैं, तब इजाबेल मरिया को कॉन्वेंट के बारे में बता रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये एक कॉन्वेंट है जहाँ उन बूढ़ी सिस्टर्स का ख्याल रखा जाता है, जो पहले बहुत समय से नन्स थी और अब बूढ़ी होने के कारण वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती। और जब ये दोनों रूम में जाते हैं, तब वहाँ इजाबेल सिस्टर मरिया को कहती है कि अभी भी वक्त है, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। शायद इजाबेल मरिया को आने वाली किसी खतरे से सावधान करना चाहती थी, पर मरिया कहती है कि मैं सिस्टर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जिसके बाद इजाबेल वहां से चली जाती है और फिर मरिया की मुलाकात वहां छिपकर सिगरेट पी रही सिस्टर ग्वेन से होती है। और जब इन दोनों की बात होती है, तब ग्वेन के पूछने पर मरिया उसको बताती है कि जब वो छोटी थी तब वह एक बर्फ के लेक में गिर गई थी और जब उसे वहां से निकाला गया तब वो लगभग मर चुकी थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर में 7 मिनट बाद वो वापस से पहले की तरह ठीक हो गई, जो उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। और यही कारण था कि मरिया गॉड पे इतना विश्वास करती है और अपनी पूरी जिंदगी उनके सेवा में गुजारना चाहती है। इसके बाद मरिया की ओथ यानी उसके शपथ लेने की बारी आती है, जहाँ वो फादर सेल टेडेस्की और कार्डिनल फ्रैंको मेरोला से मिलती है। असल में फादर सेल टेडेस्की वही शख्स है जिसने मरिया को इटली के इस कॉन्वेंट में बुलाया था। जिसके बाद फादर सेल टेडेस्की और कार्डिनल मेरोला मिलकर मरिया की ओथ को पूरा करवाते हैं। फिर रात को डिनर करने के बाद मरिया और फादर सेल टेडेस्की आपस में बातें करने लगते हैं, जहां फादर मरिया को अपना खास ख्याल रखने को कहते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जब मरिया वॉशरूम में होती है, तब उसे किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। और जब मरिया वहां जाकर देखती है, तब वहां एक नन जमीन पे पड़ी प्रेयर कर रही थी। पर जैसे ही मरिया उसे संभालने जाती है, तब वो देखती है कि उस नन का कोई चेहरा नहीं था। मरिया उसको देखकर काफी घबरा जाती है, पर तभी वहां मदर सुपीरियर आ जाती है और वो मरिया के हाथ में एक कील देते हुए कहती है कि जीसस के लिए हम सबको इस दर्द से गुजरना होगा। असल में मदर सुपीरियर का कहना था कि जिस तरह से जीसस के शरीर में कील धंसे हुए हैं, तुम्हें भी अपने शरीर में कील को धंसाना होगा। जिसको सुनकर मरिया वहीं पे बेहोश हो जाती है और यहाँ से जब उसकी आंख खुलती है, तब वो खुद को कॉन्फेशन बॉक्स के सामने खड़ी पाती है। और मरिया कन्फेस करते हुए कहती है कि कल रात में लापरवाह हो गई थी और बहुत ज्यादा वाइन भी पी ली थी। और फादर मरिया की कॉन्फेशन का कोई जवाब नहीं देते और वहां से गायब हो जाते हैं। और तभी अचानक मरिया को बहुत सारे हाथ मिलकर दीवार के पीछे खींच लेते हैं
और उस दीवार के पीछे बहुत सारे नन्स थे जिनके चेहरे नहीं होते। फिर वो मरिया को पकड़कर उसके पेट में चाकू मार देते हैं और तभी डर से मरिया अचानक नींद से जाग जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब बस एक बुरा सपना था, पर जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पे जाती है वहाँ पे एक बूढ़ी नन खड़ी थी और मरिया उसको देखकर काफी डर जाती है। लेकिन जब वो लाइट ऑन करती है तब वहाँ कोई नहीं होता, पर फिर भी मरिया इन सब बातों से काफी घबरा चुकी थी। जिसकी अगली सुबह दिखाया जाता है कि हमेशा की तरह मदर सुपीरियर सभी सिस्टर्स को अलग अलग टीम में बांटकर वहाँ के तौर तरीके सीखने के लिए कहती है और मरिया भी ग्वेन और बाकी सिस्टर्स के साथ बूढ़ी नन्स की देखभाल करना, कपड़े की सफाई करना और कुकिंग से रिलेटेड बाकी तौर तरीके सीखने लगती है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक बार जब मरिया कपड़े सुखा रही थी तब उसे इजाबेल काफी अजीब तरीके से घूर रही थी और जब मरिया उसको दोबारा से देखती है तब वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद जब रात को मरिया सो रही होती है तब वहाँ एक बूढ़ी नन आकर मरिया के बाल का थोड़ा सा हिस्सा काटकर अपने पास रख लेती है। मरिया अचानक उसके हाथ में कैंची देखकर काफी डर जाती है, पर वो जानती है कि इस नन को नींद में चलने की बीमारी है। जिसके बाद वो उसे वापस उसके बेड के पास ले जाकर लेटा देती है। पर जब मरिया वहां से जाने लगती है तब उसकी नज़र उस नन के पैरों के नीचे बने क्रॉस के निशान पे जाती है, जिसको देखकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि ये कोई आम बात नहीं थी। और अगली सुबह मरिया ये बात ग्वेन को बताती है, पर ग्वेन को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। फिर नहाते वक्त अचानक मरिया वहाँ पे उल्टियाँ करने लगती है और उसकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। फिर जब मरिया का चेकअप होता है तब डॉक्टर बताते हैं कि मरिया प्रेग्नेंट है और इस बात से मरिया काफी घबरा जाती है क्योंकि आज तक वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी, मतलब कि वो वर्जिन थी। और मरिया के साथ साथ बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान थे क्योंकि मरिया ने वहाँ सबको साफ तौर पर कह दिया था कि उसने आज तक किसी भी मर्द के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया। जिसके बाद उन सभी को लगने लगता है कि मरिया एक वर्जिन मैरी है, मतलब उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि खुद जीसस है। और उनको लगता है कि जीसस यानी उनका मसीहा दोबारा से धरती पे आने वाले हैं। जिसके बाद वो लोग मरिया को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने लगते हैं और उसका खास ख्याल भी रखने लगते हैं। हालांकि मरिया इन सब बातों से खुश नहीं थी और वो सोच रही थी कि आखिर उसी के साथ ये सब क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ इजाबेल भी मरिया से खुश नहीं थी। फिर एक बार मरिया खिड़की के पास खड़ी थी, तभी उसे वहाँ पे वही नन्स दिखाई देते हैं जिनके चेहरे नहीं थे। तभी अचानक एक परिंदा मरिया पे हमला कर देता है, लेकिन खिड़की के ग्लास से टकराने के कारण उस परिंदे की मौत हो जाती है। और एक बार जब मरिया बाथटब में नहा रही थी तब इजाबेल वहां अचानक आकर उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लगती है। मरिया काफी तड़पने लगती है और उसकी सांस टूटने ही वाली थी कि तभी वहां पे बाकी के नन्स भी आ जाते हैं और इजाबेल को वहां से ले जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते इजाबेल मरिया को कह रही थी कि तुम्हारी जगह पे मुझे होना चाहिए था। इजाबेल के इस हरकत और उसकी बातों की वजह से मरिया ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि कोई तो बात है जिसके बारे में वहाँ के सभी लोगों को पता है सिवाय मरिया के। और इजाबेल के इस हमले के बाद जब डॉक्टर मरिया का चेकअप करते हैं तब फादर टेडेस्की और डॉक्टर काफी खुश होते हैं क्योंकि मरिया के पेट में पल रहा बच्चा अभी पूरी तरह से सुरक्षित था। लेकिन मरिया को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो फादर टेडेस्की को बताती है कि वोमिटिंग के दौरान उसका एक दांत अपने आप ही टूट गया था और जिसकी वजह से अब वो कॉन्वेंट में नहीं बल्कि बाहर किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर और फादर टेडेस्की मिलकर मरिया को समझाने लगते हैं। वो कहते हैं कि बाहर तुम सेफ नहीं हो और कॉन्वेंट के अंदर ही हम सब मिलकर तुम्हारा खास ख्याल रखेंगे जब तक कि हमारा मसीहा इस धरती पे ना आ जाए। फादर टेडेस्की के इस बात से मरिया का शक और भी गहरा हो जाता है और वो फादर से पूछती है कि आखिर इजाबेल ने उस पे हमला क्यों किया और वो जो कह रही थी उन सब बातों का क्या मतलब है। जिस पर फादर टेडेस्की कहते हैं कि इजाबेल चाहती थी कि जीसस उसके जरिए इस धरती पे आए और क्योंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए वो तुमसे जेलस है। जिसके अगले दिन मरिया जब कॉन्वेंट में टहल रही थी तब उसे ऊपर खिड़की पे कुछ नन्स दिखाई पड़ती है जिनके चेहरे नहीं थे और तभी मरिया को किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं
और जब वो वहां जाकर देखती है तो इजाबेल ऊपर से नीचे गिरकर मर चुकी थी और वहां सबका कहना था कि इजाबेल ने खुदकुशी की है। पर मरिया को पूरा यकीन था कि इन सब के पीछे जरूर उन्हीं दो नन्स का हाथ है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और रोने भी लगती है। इसके बाद जब इजाबेल के बॉडी को ले जाया जा रहा होता है तब सिस्टर ग्वेन मरिया को कहती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से अपनी मर्जी से जा सकते हैं। और ग्वेन वहाँ सभी को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा हाल भी इजाबेल की तरह हो जाएगा। जिसके बाद वो लोग ग्वेन को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। और उस रात मरिया को इन सब बातों के कारण नींद नहीं आ रही थी, वो काफी परेशान होती है। तभी उसके सामने दीवार पे लगी फोटो टूटकर लटक जाती है और मरिया उस चेतावनी को देख लेती है जिसको कहानी की शुरुआत वाली नन ने लिखा था। और मरिया पास जाकर उसको पढ़ने लगती है, पर उसको वो लैंग्वेज समझ नहीं आती। पर उसे वहाँ एक नंबर लिखा मिलता है और जब वो उसे बुक में ढूंढती है तो वहाँ लिखा होता है कि कभी कभी शैतान खुद को भगवान समझने लगते हैं। पर इन सब बातों का मतलब मरिया को समझ नहीं आता और वो छानबीन में जुट जाती है। और इसी दौरान एक कमरे के ड्रॉवर में उसे एक फाइल मिलती है और जब मरिया उस फाइल को ओपन करती है तब वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उस फाइल में मरिया के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी लिखी हुई थी, यहाँ तक कि वो बातें भी जिसे मरिया ने कभी किसी को नहीं बताया था। और अब मरिया समझ जाती है कि उसका इस कॉन्वेंट में ट्रांसफर होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत उसे यहाँ पर लाया गया है। तभी उसे ग्वेन की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और जब मरिया वहाँ जाकर देखती है वहाँ उन्हीं नन्स ने ग्वेन को चेयर से बांध रखा था जिनके चेहरे नहीं थे। और देखते ही देखते वो नन्स उसकी जुबान को बड़ी ही बेरहमी से काट देते हैं। मरिया ये सब देखकर काफी डर जाती है और उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि तभी कोई पीछे से उसको पकड़ लेता है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो ये वही नन थी जिसने उस रात उसका बाल काटकर अपने पास रखा था। और ठीक उसी वक्त वो बूढ़ी नन मरिया के हाथ में उसके बालों से बनाए हुए क्रॉस को सौंप देती है। और मरिया को लगता है कि यहाँ से भागने में ये नन उसकी मदद कर सकती है। और तभी अचानक से वो नन मरिया को कहती है कि तुम यहाँ से भागकर कभी नहीं जा सकती, जिसका मतलब साफ था कि ये नन भी बाकियों के साथ मिली हुई थी। जिसकी अगली सुबह पूरे कॉन्वेंट में मरिया के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग उसके कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि मरिया खून से सनी अपने बिस्तर पे रो रही थी, जिसको देखकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर मरिया को कुछ हुआ तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी मारा जाएगा। और मजबूरन फादर टेडेस्की मरिया को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। पर रास्ते में फादर को मदर सुपीरियर का कॉल आ जाता है, क्योंकि मदर सुपीरियर को पता चल गया था कि मरिया ने कॉन्वेंट से भागने के लिए चिकन के खून को अपने ऊपर लगाकर ये सारा नाटक रचा है। और फादर कार को रोक देते हैं, जिसके बाद मरिया कार से उतरकर भागने लगती है। पर फादर उसका पीछा करके बड़े ही आसानी से उसे पकड़ लेते हैं, फिर वापस से कॉन्वेंट में ले जाकर उसे चेयर से बांध देते हैं। और तब जाकर फादर टेडेस्की मरिया को सारी बातें बताता है। वो कहता है कि असल में प्रीस्ट बनने से पहले वो जेनेटिक्स फील्ड का एक्सपर्ट था और एक दिन उसे वो कील मिल गई जिसे जीसस को हैंग करने में इस्तेमाल किया गया था। और जब उसने उसकी जांच की तब उसके ऊपर उसे जीसस की डीएनए मिली, मतलब कील के ऊपर उसे जीसस का जेनेटिक कोड मिल गया था, जिसका इस्तेमाल करके वो इस दुनिया में एक नया मसीहा लाना चाहता था। और पिछले 20 सालों से ये सब मिलकर इस कॉन्वेंट के अंदर इसी कोशिश में लगे थे। उन्होंने बहुत सारे नन्स को इस डीएनए की मदद से प्रेग्नेंट किया, पर उनका एक भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ और वो सारे बच्चे पैदा होने से पहले ही गर्भ के अंदर ही मारे गए। लेकिन इस बार मरिया के पेट में पल रहा बच्चा पूरी तरह से ठीक था और फादर को यकीन था कि ये बच्चा इस दुनिया का नया मसीहा बनेगा। और फिर फादर मरिया को अपने जेनेटिक रिसर्च वाले कमरे में ले जाते हैं और वहाँ पर वो उसके पैरों के नीचे जलते हुए क्रॉस से निशानी बना देते हैं ताकि वो कहीं भाग ना पाए। और ये निशान वैसा ही था जैसा मरिया ने उस बूढ़ी नन के पैरों में देखा था। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी नन्स थे उन सबके ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट पहले हो चुका था। इसके बाद मरिया को एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। मरिया के पैरों में काफी दर्द हो
रहा था और वो अंदर से टूट चुकी थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर और मदर सुपीरियर मिलकर मरिया के बच्चे का चेकअप कर रहे थे, जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही मरिया को मौका मिलता है वो एक बड़े से क्रॉस से मदर सुपीरियर के ऊपर हमला कर देती है और क्रॉस से लगातार उसके चेहरे पे मार मार कर उसकी जान ले लेती है। और जब मरिया वहाँ से बाहर निकलती है तब उसे फादर फ्रैंको मिल जाते हैं और मरिया उसका भी गला चैन से दबाकर उसको भी जान से मार देती है। इसके बाद मरिया उस कील को लेकर सीधा फादर के जेनेटिक रिसर्च वाले कमरे में चली जाती है, जहाँ पर जीसस के बहुत सारे डीएनए और प्री मैच्योर बेबीज को रखा गया था और आगे से ये सब किसी के साथ दोबारा ना हो इसलिए मरिया वहाँ के पूरे जगह पे इथेनॉल छिड़क देती है और फिर वो वहाँ आग लगाने जा रही थी कि तभी वहाँ पे फादर टेडेस्की आ जाते हैं। फादर मरिया को ऐसा ना करने के लिए समझाने लगता है। तभी मरिया के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगता है, जिसका फायदा उठाकर फादर मरिया के हाथ से लाइटर को छीनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मरिया एक कांच के बोतल को फादर के सिर पर दे मारती है और वहाँ से भागकर बाहर से दरवाजा लॉक कर देती है। पर तब तक फादर ने भी मरिया के बालों को पकड़ लिया था, लेकिन तभी मरिया लाइटर जलाकर रूम के नीचे फेंक देती है, जिससे रूम के साथ फादर भी जलने लगता है और मरिया वहाँ से भागते हुए कॉन्वेंट के ही अंदर बने एक टनल में चली जाती है, जो कि किसी भूल भुलैया की तरह था और वो उसके अंदर चली जाती है। तभी मरिया को वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है, जिसको देखकर मरिया काफी डर जाती है और शायद ये उसी नन की बॉडी थी जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फिर जैसे तैसे करके वहाँ से भागती हुई आखिरकार मरिया टनल के एंड तक पहुँच जाती है और मरिया वहाँ से बाहर भागने लगती है, पर तभी पीछे से फादर टेडेस्की उसके पैर को पकड़कर वापस टनल के अंदर खींच लेता है। फादर टेडेस्की लगभग पूरी तरह से जल चुका था, पर फिर भी वो मरा नहीं था, जिसके बाद वो मरिया के पेट को चीरकर बच्चे को बाहर निकालने जा रहा था। और तभी अचानक मरिया जीसस की उसी कील को फादर के गर्दन में घुसेड़ देती है और फादर की वहीं पे मौत हो जाती है, जिसके बाद मरिया टनल से बाहर आ जाती है और तभी उसके पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है और वो वहीं पे उस बच्चे को जन्म दे देती है। और मरिया जब उस बच्चे को देखती है तब उसको देखकर काफी डर जाती है। इस बच्चे को हमें दिखाया तो नहीं जाता, पर उसकी रोने की आवाज से हम सबको ये समझ आता है कि ये बच्चा भगवान नहीं बल्कि शैतान है, क्योंकि उस कील के ऊपर जीसस का जो डीएनए था असल में वो जीसस को दर्द देकर बाहर निकाला गया था और इसलिए वो डीएनए भी साबित था। और अंत में मरिया जैसे तैसे करके लड़खड़ाते हुए एक बड़े से पत्थर से उस बच्चे को कुचलकर मार देती है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखना।